नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पिछले 2 दिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन आज कुछ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रूस के विदेश सचिव लावरोव भारत आए हैं। इसके 2 दिन पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका जो रिश्ता है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से है, वो भारतीय मूल के हैं, दलीप सिंह जी भी आए थे। दलीप सिंह रूस के विदेश मंत्री की यात्रा के पहले आना चाहते थे, अमेरिका का संदेश लेकर के। उनका संदेश ये था कि आज के माहौल में भारत को एक जनतंत्र के नाते लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो लोग कौन हैं? जो यूक्रेन के साथ हैं, वो लोग रूस के साथ नहीं हैं, उनका ये मानना है। वो संदेश लेके आए थे। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कड़ी में इसका क्या महत्व है। रूस अमेरिका से छोटा देश है। एक ज़माने में सोवियत रूस और अमेरिका बराबर में टक्कर ले रहे थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया और रक्षा की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गया, और फिर रूस को उन्होंने अपने खेल से बांट दिया, सोवियत रूस को। अब रूस एक बहुत बड़ा भूखंड है, बहुत बड़ा देश है भूखंड के हिसाब से, लेकिन आर्थिक मामलों के हिसाब से वो बहुत छोटा पड़ गया है। अब जो अमेरिका, चीन, रूस और भारत की समीकरण है, इसमें अमेरिका $25 ट्रिलियन, रूस $1.5 ट्रिलियन, भारत 2 ट्रिलियन और चीन 12 ट्रिलियन। यानी कि अगर 100 रखा जाए, 100 का मापक, तो अमेरिका 100, चीन 50, भारत करीब उसमें से 7-8 के आसपास और रूस 5-6 के आसपास। ये रिश्ता बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस से पूरा विदेश मंत्री आता है, कैबिनेट का इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर आता है। अमेरिका से एक डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि डेस्क के पीछे बैठा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बहुत अहमियत होती है। हेनरी किसिंजर हुआ करते थे, उसके नीचे कई सारे लोग काम करते हैं डिप्टी की तरह। एक डिप्टी नहीं होता, कई सारे डिप्टी होते हैं। उनमें से एक वो भारतीय मूल का चुना गया। दलीप सिंह ने पढ़ाई लिखाई काफ़ी की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत में बात की, लगता था उनको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और ये भी लगता है कि जो अमेरिका की सबसे अच्छी शिक्षा है, वो भी किसी व्यक्ति को डिप्लोमेटिक नहीं बना सकते। डिप्लोमेसी जो है शायद व्यक्तिगत गुण है, वो जो दलीप सिंह जी को शायद नहीं आता है, क्योंकि उनका काम डिप्लोमेसी नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे अपनी बात कहते रहते हैं। ये है कि ओबामा के ज़माने में भी थे, और वो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय मूल के जो लोग अमेरिका में सफल हो रहे हैं, वो भारत के पक्षधर नहीं हैं। प्रीत भरारा ने भारत के साथ जो किया, भारतीयों के साथ जो किया, अपने आप में एक दुखद बात थी, शर्मनाक भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक अजीब सा था कि एक भारतीय ने तय किया कि जितने भारतीय सफल हैं उनको नीचे गिराने का, जैसे उसने एक ऐसा लग रहा था उस जमाने में, हो चाहे ना हो, जो उसकी परसेप्शन जो बनी वो इस तरह की थी। क्योंकि हम तथ्यों के बारे में बात तभी कर सकते हैं जब तथ्य हमारे सामने हो। परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा था परसेप्शन जो है वो तथ्य से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उस लेवल पे वो कहीं गलती कर गए। अब आगे हैं दलीप सिंह। उसके निकी हेली ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कहें कि भारत परक था, और ना बॉबी जिंदल ने किया, ना कमला हैरिस करती हैं। लेकिन सब मिला के एक नेता का काम होता है कि अपनी टीम ऐसी बनाए जिसमें कि कुछ राजनयिक गुण तो हो। दलीप सिंह में वो शायद कुछ काफ़ी एब्सेंट से लगते हैं। खैर, लेकिन अमेरिका ने भेजा। उनका ओहदा कौन सा है? लावरोव का ओहदा वहाँ पे दूसरे नंबर पे है रूस में। इनका ओहदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट लेवल, उसके नीचे, यानी कि चौथे या 5वें नंबर पे आते हैं दलीप सिंह जी। तो अमेरिका के लिए जो राजनयिक भेजा गया 4-5वें नंबर का था, रूस ने भेजा दूसरे नंबर का था। तो उससे अंदाज लग जाता है किस तरह अमेरिका भारत को देखता है। भारत अमेरिका का एलाय नहीं है, उस पर भरोसा कर भी नहीं सकता। अमेरिका की जो राजनयिक जो अब तक का इतिहास है, उसमें लगता नहीं कि कोई देश उस पर भरोसा करके चल सकता है। लेकिन अमेरिका बहुत बड़े काम कर जाता है कई बार।
विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध को इस तरह से उसने यूरोप को बचाया, अपने आप में एक अभूतपूर्व बात थी। तो हर एक में गुण भी है, अवगुण है, सब देख के चलना चाहिए। ये कोई सिर्फ गुणवान बन के नहीं आए अमेरिका वाले, उनकी जो विदेश नीति है वो सबसे लचर रही है, उसमें कोई एक दिशा नहीं दिखती इसके अलावा कि जो हमारे साथ है वो चाहे कितना बुरा हो सब ठीक है, जो हमारे साथ नहीं कितना अच्छा हो सब खराब है, वो उस तरह चलते हैं। रूस के साथ जो हमारा रिश्ता है वो काफ़ी स्थायी भाव से चलता रहा है 75 साल से। उसमें उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आएंगे, वो किसी भी रिश्ते में होते हैं, लेकिन एक स्थायी रिश्ता है। अब ये कहना कि अगर चीन हमारी सीमा लांघेगा तो रूस मदद करने नहीं आएगा, तो रूस मदद करने आया भी नहीं था पहले भी, वो काम हमारा है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई आगे कि अब उससे जो है टक्कर लेना रूस के बस की बात नहीं है। लेकिन उसके पास जो सैनिक शक्ति है उससे टक्कर लेना चाइना कोशिश कर सकता है, लेकिन कर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अभी जो सामरिक स्थिति बन रही है, भारत की परेशानी है कि क्वाड का हिस्सा है। क्वाड की स्थापना हुई थी चाइना को घेरने के लिए। अगर क्वाड के 2 सदस्य ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बोलना शुरू करते हैं भारत के खिलाफ, तो जो कुछ बनाया गया है क्वाड के हिसाब से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। अब बातें क्या होंगी? बातें होंगी कि रुपए और रूबल पैरिटी कैसी हो, बातें होंगी कि हमारे जो निर्भरता है रूस के ऊपर हमारी हथियारों को लेकर के, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अगर रूस स्पेयर पार्ट सप्लाई न कर दे तो भारत कोई लड़ाई नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता। हम इतने निर्भर हैं रूस पर स्पेयर पार्ट्स के लिए और तमाम सप्लाईज के लिए कि हम जल्दी आज़ाद नहीं हो सकते उससे, क्योंकि हमारा जो एक लंबे दौर का फैसला है उसके हिसाब से हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह के पत्ते होने चाहिए कि रूस के साथ हम उस तरह व्यवहार कर सके कि वो इसका फ़ायदा नाजायज़ ना उठाए। जिससे भी आपने सोचा उन्होंने पाकिस्तान को संदेश भेजा था, इमरान खान शायद बच ना पाएंगे, उनको शायद साथ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन संदेश भेजा था कि हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा संदेश भेजा गया था, ऐसा सुनने में आया, जो कि मीडिया में कई बार लगता है कि ये सही था कि नहीं था, समझाना मुश्किल होता है। लेकिन कहीं एक इशारा था कि वो जो अभी बदलती हुई जो राजनीति, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब इमरान गए थे रूस, उसमें इमरान की जो गलती थी वो ये कि रूस जाने का मतलब है कि जो अंतर्देशी जो पाकिस्तान के अंदर का जो संतुलन है सत्ता का, वो बदलने वाला था उससे, उसको लेकर उनको अब उनका नुकसान हो रहा है। दूसरा कि नई गोद ढूंढने गए थे पाकिस्तान के लिए, वो शायद ठीक से बैठ नहीं पाई बात। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका उसके साथ उतना नहीं है, तो उसको एक नई गोद चाहिए। उस रास्ते पर चलने की कोशिश उन्होंने की, सफल नहीं हुए। तो अब स्थिति यह है कि अमेरिका ने एक धमकी सी दे दी कि अगर आप रूस से सस्ता तेल लेंगे तो इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। दलीप सिंह का कहना था कि वो आए हैं बताने के लिए हिंदुस्तान को कि हमारे पास जो सैंक्शंस का क्या हमारा रास्ता है, क्या जरिया है, हम कैसे करते हैं, हम कैसे एक दिन में सैंक्शन जारी कर सकते हैं, उससे आपका क्या नुकसान होगा, वो सब देखने की बात है। सोचिए आप, वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जयशंकर ने कहा, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही कि आज की तारीख में भारत शायद 1% तेल लेता है उससे, रूस से, और लगता है कि 5 साल बाद भी कहते हैं कोई ये गणित बहुत बदलने वाली नहीं है। अभी भी 7-8% जो तेल कंजम्पशन है यूरोप में, हम रूस से आता है, कुछ ज़्यादा ही अमेरिका पहुंचता है, तो हम तो उसमें नगण्य हैं और हमारा नाम शायद 10 में नहीं होगा 5 साल बाद भी, ऐसा उन्होंने कहा। अगर ऐसा है तो तीसरा मुद्दा जो बात करने का है लावरोव के साथ, डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम पर तेल खरीदने का, उसका उतना महत्व नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त है जब रूस को पैसे चाहिए, रूबल रुपए का कैसे रिश्ता बना रहे उनको देखना है। रूबल रुपए को डॉलर की तरफ से ना लाकर सीधे कैसे जोड़ा जाए वो देखना है। तो ये चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं। एक तरफ से देखिए तो आप हमारे संबंधों में दो देशों के संबंध में, और जो उसके अलावा जो हमारे S-400 की मिसाइल वगैरह की बातें हैं, मिसाइल वगैरह की, वो मिसाइलें जो हैं जब तक रूस हमें समर्थ नहीं करता हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे भारत को क्या करना चाहिए? भारत ने निरपेक्षता की बात की है, वो जब उसको ठीक लगता है करता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका के साथ कुछ करने की, और फिर थोड़ा सा पेंडुलम कुछ हिला तो ज़रूर है।
अब ये भारत की नीति क्या होनी चाहिए? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि कितनी डिपेंडेंट है चीन पर और अमेरिका पर और यूरोप पर, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। जब भी सुनता हूँ, मैं जब भारतीयों से बात करता हूँ, पूंजीपतियों से, तमाम लोगों से दुबई की बात करते हैं। दुबई जरा सी अर्थव्यवस्था है, पिद्दी सी है, भारत के मुकाबले में 2-3-4% की है। उसको लेकर के भारत में तरक्की की बात करते हैं। ये अपने आप में सोचने की बात है कि हम इस हद तक पहुंच गए हैं 8 साल में कि जो एक राज्य हमारे शहर की अर्थव्यवस्था से छोटा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन बनता जा रहा है। ये लोग सोचते नहीं हैं। सब दुबई की बात करें, दुबई में से एक स्वर्ग वहाँ पर है। छोटा सा एक राज्य है, $100 बिलियन का, भारत के मुकाबले 2-3-4% का होगा। अच्छे दिनों में 2%, बुरे दिनों में 4%। तो यहाँ सोचना चाहिए कि हमने क्या कर दिया अपनी अर्थव्यवस्था को, सिर्फ इसलिए कि हमें हिंदुत्व चाहिए, अब सिर्फ इसलिए कि हम देश को बांटना चाहते हैं, उसके लिए हमने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया उठा के। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, हमारे जो चिप्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, जिनसे हम व्यापार कर सकते, चीन के साथ बात कर सकते, रूस के साथ बात, वो नहीं रहेंगे हमारे पास। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? ये जो है, इस पर कई नज़रिए हो सकते हैं। चीन के साथ हमारा जो 62 का अनुभव है, वो सिखाता है हमें कि चीन पे विश्वास नहीं कर सकते आप। तो आप खुद ताकतवर बनना चाहते हैं, एक तरफ शांति की बात करते हैं, फिर आप मिसाइल की बात करते हैं। तो शांति के दूत मिसाइल की बात करें, सब बात आती नहीं है। आपकी सीमाएं जिनकी आपको रक्षा करनी है, आप मिसाइल से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऐसे रिश्ते बनाने पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। जो क्वाड का जो फार्मूला था, वो इसीलिए निकाला गया था कि अगर जापान और उधर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चीन की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अमेरिका और भारत, अगर ये चारों लोग एक तरफ से देखें तो चीन को थोड़ा सा उसके ऊपर दावा पड़ेगा, क्योंकि ये चारों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने आप में, वो अमेरिका चीन का दुगना है, लेकिन चारों मिलाकर के चीन का 3.5 गुना हो जाते हैं। तो और अगर वो ऐसा फैसला करें कि जैसे सैंक्शन की बात कर रहे हैं, तो असल में सैंक्शन करें तो चीन की व्यवस्था ठप हो सकती है। उसको 3-4 साल लगेंगे फिर वापस आने में, 5 साल के आसपास वो कर सकता है कि हम अपनी व्यवस्था में अंदर देखना शुरू कर दें। लेकिन उस पास अफ्रीका का रास्ता खुला हुआ है। तो चीन ने पिछले 25-30 सालों में बहुत सोच समझ के अफ्रीका में अपनी जगह बनाई है। उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये निर्भर करेगा वहाँ राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। लेकिन चीन ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, बहुत सोच समझ के चलाई है। भारत ने हमेशा सर्वाइवल मोड में रहा है कि आज हम कैसे रहें, आगे नहीं देख पाता किसी भी तरह से। क्वाड शायद एक अलग सा मुद्दा था जब भारत ने कोशिश की। तो लाहौर से हमें क्या चाहिए? रुपी रूबल पैरिटी की बात कर लीजिए, ठीक बात है। उसके अलावा जो है बात हो रही है कि ये दुनिया जो है, जब सोवियत रूस था तो 2 धुरियां थी कम से कम। जब सोवियत रूस बट गया तो धुरी सिर्फ एक रह गई। उस एक धुरी से फिर से वापस 2 धुरी 3 धुरी वाले देश दुनिया में जाने की बात हो रही है। एक धुरी अमेरिका, दूसरी धुरी रूस, तीसरी धुरी चीन। तो 3 धुरी वाला दुनिया होगी या 1 धुरी वाली रह जाएगी? अभी तो लग रहा है कि 1 से 2 की तरफ चली गई है, क्योंकि ट्रंप ने जो भी ऐसी गलतियां की, उसको लेकर के चीन एक प्रभावी राज्य बन गया है, राष्ट्र बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में। तो अभी जो है वो जहाँ सोवियत रूस हुआ करता था, तब वो दो धुरी वाली दुनिया थी। आज की तारीख में शायद चीन रूस 2 ना हो तो 2.25 सही, अब वो 2.25 तो होती नहीं है, तो मान लीजिए 2 धुरियाँ हैं। रूस पे फिर से उठना चाहता है तो फिर 3 धुरियाँ हो जाएंगी। इन तीनों में भारत कैसे निपटेगा आगे आने वाले दिनों में, वो तय करेगा कि हम कितने सुरक्षित हैं चीन से। रूस में भारत पे हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं। चीन थोड़ा बहुत हमारी सीमाओं पे, उसकी कई वजह हो सकती हैं जो आप किताब पढ़ के देख सकते हैं, और जितने भी सामने मुद्दे आए हैं उनमें अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि ये इलाका हमारा है, तो या तो जैसे कि रूस ने किया यूक्रेन में, तो वहाँ भी उनकी बात में ऐसा नहीं कि बिल्कुल दम नहीं था, थोड़ा दम था। लेकिन अगर यूक्रेन आज़ाद रहना चाहता है तो वो कौन होते हैं कुछ कहने वाले? लेकिन अगर उनकी सामरिक स्थिति बताती है कि ज़रूरी है तो करेंगे। तो यानी कि बात सारी तथ्य की नहीं होती, बात
होती है तथ्यों को, जो हमारी सत्ता की जो समीकरणें हैं वो किस तरह से देखती हैं, उसमें कौन हावी हो सकता है। तो अंत में यही हो रहा है कि जो लोग हावी हो सकते हैं वो हावी होंगे। तो रूस यूक्रेन पर हावी हो सकता है, वो होगा, चाहे रूस खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। और किसी की हिम्मत नहीं कि इसको तीसरी दुनिया में, तीसरी वर्ल्ड वॉर बदल दे। बाइडेन कह चुके हैं। वैसे कहने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उससे गुंजाइशें कम हो जाती हैं कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तीसरे विश्व युद्ध की नींव डाली जाए या उसका रास्ता साफ हो जाए। तो यूक्रेन की स्थिति ऐसी है जो देखने लायक है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी ये भी होती है कि समझे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी कौन है, जो समीकरणें क्या कहती हैं। अगर ज़ेलेंस्की के नाम पे 1 लाख 2 लाख यूक्रेन के रहने वालों को जान देनी पड़ी है, तो अपने आप में उसको मैं नेतृत्व की गलती मानूंगा। गलती के साथ साथ उसकी ये सिर्फ भूल नहीं, उसकी हार भी है। तो वो कितने भी अच्छे नेता साबित हुए हों, उसको उनकी हार भी मानता हूँ। तो अब जो नई समीकरण बन रही है, अमेरिका, रूस, चीन, उसमें भारत कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखने की बात है। लेकिन ये साफ है कि रूस को आज भारत की ज़रूरत ज़्यादा है अमेरिका से। अमेरिका सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, और चीन हमेशा वो बहुत सोच के चलता है, देख के चलता है किधर उसको झुकना चाहिए। तो उससे झुकने की उम्मीद मत कीजिए अभी आप। तो हमें क्या करना चाहिए, रूबल रुपी पैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, वहाँ से सप्लाई भी चाहिए, लेकिन हमें डिपेंडेंस अपना रूस पे कम करना पड़ेगा। रूस के साथ चल के हम बहुत दूर जा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमारी मिलिट्री, हमारी रक्षा उन पे काफ़ी निर्भर है। इसलिए हम जो अमेरिका कहता है वो भी नहीं कर सकते, और चीन को एक दायरे में रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये कैसे जयशंकर और देवेंद्र भाई इसको आगे लेके जाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन सबको हम सबके लिए साधुवाद दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं कि कुछ ऐसा इसमें हो जो एक ऐसी स्थिति दिखती है जिसमें तमाम मुश्किलें हैं, उनसे कैसे रास्ता निकालेंगे, उसमें लीडरशिप दिखेगी। जयशंकर की आजकल बहुत तारीफ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन हमें अपनी शक्ति पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। यूक्रेन बनने की जरूरत नहीं है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।